लिखना नहीं आता है तो ऐप कैसे यूज करेगा? सो दीज टू थिंग्स वर प्रूव्ड रॉन्ग इन द रिसर्च. दैट वाज बिकॉज कि ये जो एप्स हैं या फिर ऑनलाइन रिसोर्सेस हैं, इनमें आपको इंफॉर्मेशन लिखा हुआ भी नजर आएगा, आप ऑडियो इंस्ट्रक्शन भी सुन सकते हैं, पिक्चर्स देख सकते हैं, सो आपको इमीडिएट फीडबैक मिलता रहता है. तो आप ये दोनों फैक्टर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं. सो आप without any doubt you can introduce any apps available for your children in your classrooms, अगर वो मतलब अप्रोप्रिएट है, एज अप्रोप्रिएट है और लैंग्वेज अप्रोप्रिएट. सो टेली रिहैबिलिटेशन के इंट्रोडक्शन के बाद काफी सारे फील्ड्स में बहुत ग्रोथ हुई है. सम ऑफ देम आर लिस्टेड हियर. सो एक ऑडियोलॉजी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में काफी ग्रोथ आई है. फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी बहुत यूज करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स. न्यूरोसाइकोलॉजी, साइकोलॉजिस्ट और इन्होंने भी अभी यूज करना स्टार्ट है. एजुकेशन एनीवे इट्स बीन देयर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. एंड जनरल हेल्थ केयर भी, हमारी सारी अभी हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट्स ऑलमोस्ट ऑनलाइन हो गई हैं. सो दीज आर सम की एरियाज जहाँ पे टेली रिहैबिलिटेशन का ग्रोथ काफी देखा गया है. सो मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी. मैंने ये फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन सेक्टर ही रखा है. So, use of computers in education almost 1920 से ही चालू है. So 1920s में क्या होता था कि कंप्यूटर में कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर के ऑप्शंस, जैसे हम आज गूगल फॉर्म्स में आंसर देते हैं, उस टाइप का प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां स्टूडेंट्स केवल आंसर देते थे और उनको फीडबैक मिल जाता था कि तुम्हारा आंसर सही है या गलत है. देन 1940s में कुछ ऑटोमेशन हुआ, तो फिर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बढ़ के यूनिवर्सिटी लेवल, इंजीनियरिंग और इन फील्ड्स में आने लगा. इसके बाद 1960s में वीडियोस का इस्तेमाल होने लगा इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. फिर 1950s और 80s के बीच में, जैसे आज हमारा पेंट एक प्रोग्राम होता है कंप्यूटर पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रोग्राम होता है कंप्यूटर पे, तो सेम उसी तरीके के प्रोग्राम्स बनने लगे, बट वेरी वेरी स्पेसिफिक टू मैथमेटिक्स एंड रीडिंग. सो उस टाइप के प्रोग्राम्स बनने लगे. फिर 1980 से द एंटायर सिनेरियो चेंज्ड जब इंटरनेट इंट्रोड्यूस हुआ. फिर ऑलमोस्ट 1990 से आप मान लीजिए कि स्टार्ट ऑफ जो हम बोलते हैं स्मार्ट क्लासरूम्स, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल क्लासरूम्स, ये सब कुछ ऑलमोस्ट 1990 से ही शुरू हुआ है. सो जो हम अभी मानते हैं कि पैंडेमिक की वजह से हम बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करने लगे हैं, इट्स नॉट रियली दैट. इट्स बीन देयर फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, बट मे बी पैंडेमिक ने उसको बहुत हाईलाइट किया है. ओके, सो टेली रिहैबिलिटेशन में हम 4 बेसिक थिंग्स कर सकते हैं. The first one is control of patients and medical services, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन या मॉनिटरिंग मान लीजिए. सेकेंड इज कंप्यूटर असिस्टेड रिहैबिलिटेशन, जैसे मान लीजिए जो मैं करती हूँ अपने वर्क प्लेस पे कि मैं एक पेशेंट को थेरेपी देती हूँ थ्रू ऑनलाइन मोड. देन द थर्ड वन इज कम्युनिकेशन बिटवीन पेशेंट्स, डॉक्टर्स एंड केयर गिवर्स. दिस इज समथिंग लाइक जो अपना आप हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट लेते हैं ऑनलाइन. सो दैट इज वन पार्ट ऑफ टेली रिहैबिलिटेशन या टेली प्रैक्टिस. And then distance training, जो आज हमारा ये webinar है, this is also a part of telepractice, that we are doing this webinar through an online platform. So these are 4 basic things that you can do through telepractice. Then maybe most of the audience might know this information. So what methods can you use for telerehabilitation will include, आप वेबकैम्स यूज करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स जैसे गूगल मीट है, जूम है, आप ये यूज करते हैं. देन वर्चुअल चेक इन्स, देन रिमोट इवैल्यूएशन ऑफ रिकॉर्डिंग. मतलब आज अगर सपोज somebody has not attended the webinar for some reason, they can go back to YouTube पे वो पूरा रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, या फिर ऑर्गेनाइजर्स उसको उनको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर सकते हैं. सो एंड जो टेलीफोनिक असिस्टेंट इज something that got introduced long back, like you always receive a call, right? आपने कुछ परचेज किया, फिर आपको फीडबैक कॉल्स मिलते हैं कि सर हाउ वाज द एक्सपीरियंस विद दिस. सो ऑल दीज थिंग्स हैव बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट अभी हम इनको बहुत स्पेसिफिक तरीके से अपने फील्ड के लिए यूज करने की कोशिश कर रहे हैं.
एंड अगर आप पूछते हैं कि ऑल राइट, वी हैव जूम, वी हैव वेब कैमरा, वी हैव इंटरनेट, वी हैव एवरीथिंग, पीपीटीज दिखा के हम पढ़ा रहे हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स यूज कर रहे हैं, बट व्हाट नेक्स्ट? सो व्हाट नेक्स्ट इज देयर इज इंट्रोडक्शन ऑफ रोबोट्स. सो एक्चुअली वेस्टर्न कंट्रीज में अभी यूज ऑफ रोबोट्स फॉर फिजियोथेरेपी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. सेरेब्रल पैल्सी के लिए रोबोट्स यूज करना उन्होंने स्टार्ट किया है. द अदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज वर्चुअल रियलिटी. सो ऑटिज्म और अफेजिया, जो स्ट्रोक पेशेंट्स, उनके लिए वर्चुअल रियलिटी अभी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं. बहुत रिसर्च इस पे जा चुका है. एंड अदर थिंग्स आपने इवन मीडिया पे भी देखा होगा कि नाउ देयर इज सॉफ्टवेयर विच कैन प्रेडिक्ट, लाइक व्हेन यू आर डूइंग ISL, द सॉफ्टवेयर विल प्रेडिक्ट एंड गिव कैप्शंस कि वो साइन का क्या मीनिंग था. तो दिस टेक्नोलॉजी इज व्हाट इज गोइंग टू कम अप इन द फ्यूचर. इवन गूगल हैज मेड सम ग्लव्स. सो यूजिंग द ग्लव्स, इट इज लाइक जैसा हमारा से टेक्स्ट टू स्पीच होता है, इट इज गोइंग टू गिव टेक्स्ट टू sign language. So you type and the gloves will move according to that to make whatever signs for your sign language. So this is going to be the future of all of this telerehabilitation. तो जैसे मैंने बताया कि स्ट्रोक पेशेंट वर्चुअल रियलिटी मतलब लाइक यू कैन एंटर, जैसे आप वीडियो गेम्स खेलते हैं, लाइक यू आर अ कैरेक्टर इन द गेम. आप चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सी बाइक चाहिए, आपको किस रोड पे बाइक चलाना है. सो सम काइंड ऑफ अ सेटअप लाइक दैट. सो वर्चुअल रियलिटी में आपको कुछ सेटअप्स मिलते हैं, जैसे पार्क हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, पार्टी हो गई. सो स्ट्रोक पेशेंट्स मोस्टली व्हील चेयर पे हो जाते हैं आफ्टर देयर स्ट्रोक. उनका बाहर जाना बहुत बंद हो जाता है. सो टू गिव देम एन एक्सपीरियंस ऑफ रियल लाइफ, सो दिस वर्चुअल रियलिटी कम्स इनटू प्ले. सो द स्ट्रोक पेशेंट कैन ऑपरेट, वो बात भी कर सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं, वर्चुअल रियलिटी एक्सप्लोर भी कर सकते हैं. सो इस through this mode, they are living their life and also learning to speak, write, understand everything. And इसको भी autism में भी यूज किया जा रहा है. And western countries if you see, जैसे हमारे elderly या फिर maybe this is not the case in our country, but western countries में ऐसा होता है कि old age people are left alone. So उनके पास कोई बातचीत करने के लिए नहीं होता है. So there are robots programmed जो उनके साथ बात कर सकते हैं. So if you're bored, you can go to the robot, you can talk, you can say good morning, क्या खाया ब्रेकफास्ट में, how was the weather, आज टीवी पे क्या इंटरेस्टिंग है, and the robot is actually going to respond to you. So all this has already come up. So this is how far the world has gone in technology and telerehabilitation. So requirements, I think ये information भी अब तक आपको पता है शायद, but anyway I'll just reiterate. So सबसे पहला requirement आपका होना चाहिए a good laptop या फिर computer which is functioning well. The second thing will be broadband या फिर Wi-Fi. The third requirement will be a web camera and a mic. The fourth one, which is quite important, अगर आपको अपने classes interesting बनाने हैं, इंफॉर्मेशन को बहुत अट्रैक्टिव तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, देन ग्रीन स्क्रीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन द नेक्स्ट वन इज नॉइज फ्री रूम एंड गुड लाइटिंग. सो दीज आर योर बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर अ सेटअप वेयर you are using technology for teaching, rehabilitation, therapy, for any such thing. So I will come back to this slide at the end, but इसके पहले मैं आपको कुछ resources दिखाना चाहूंगी. Otherwise, okay, we will discuss this and probably go so that आप questions भी पूछ सकते हैं. So जैसे मैंने आपको बताया कि recent survey में हमको ये पता चला कि बहुत सारे teachers को, therapists को ये लगता है कि अपने local languages में resources कम है. So मैं English के resources एक हिंदी speaking बच्चे के साथ नहीं use कर पाती हूँ. So that is a big backdrop. So all the institutes या फिर जैसे आपका organization है, they should take an initiative to start developing local resources, local content in our Indian languages. Then other thing people ask is कि हमको customization चाहिए. जैसे suppose जो app मैंने बनाया है उसमें मान लीजिए कि 30 tasks हैं.
अब कोई एक ऐसा बंदा है जिसको केवल 5 टास्क की जरूरत है, सो ही शुड बी गिवन अ कस्टमाइज्ड सर्विस जहां केवल वो 5 टास्क उसको दिए जाएंगे, बाकी का इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर हिम। एंड द थिंग इज इट शुड ऑलवेज बी अंडर द गाइडेंस ऑफ अ प्रोफेशनल। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर ये सब कुछ आ गया तो मेरा क्या रोल रहेगा, अगर बच्चा वीडियो देख के सब समझ जाएगा तो टीचर का क्या काम है, बट इट इज नॉट लाइक। प्रोफेशनल्स ऑलवेज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि आप ही गाइड कर सकते हैं कि क्या देखना है, उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है और आपको इसका एप्लीकेशन कैसे करना है। सो दिस इज योर रोल, दीज 3 पॉइंट्स आर योर रोल। सो नेवर अंडर एस्टिमेट कि अरे अब तो सारी यूट्यूब वीडियोस आ गई हैं, अब टीचर्स क्या करेंगे, थेरेपिस्ट क्या करेंगे। सो दैट इज नॉट द सिनेरियो एट ऑल। एंड द अदर थिंग इज, आई एम श्योर कि सबको रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट पता है। सो पीपल ऑल्सो रिक्वेस्ट कि आप ऐसा ऐप बनाइए या फिर ऐसा वेब पेज बनाइए जहां बच्चा कुछ मतलब कुछ टास्क अटेम्प्ट करता है, कुछ एक्सरसाइज अटेम्प्ट करता है तो इमीडिएट फीडबैक मिलना चाहिए, इमीडिएट रीइंफोर्समेंट मिलना चाहिए। सो दीज थिंग्स आर वेयर दीज आर एरियाज वेयर वी आर लैकिंग। मैं ये मान के ये बता रही हूँ कि ऑडियंस में बहुत सारे यंग एंथुजियास्टिक लिजनर्स हैं, या फिर देर आर हेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, या फिर people who can mediate all this work. So I would like all of you to take away some points, and इन कमियों को पूरा करने की हमको कोशिश करनी है। सो दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट फॉर व्हाट नेक्स्ट। जैसे अभी मैंने देखा कि बहुत सारे ऑडियंस ने ये पूछा कि अगला क्या, इसके बाद क्या। सो दिस इज व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर आवर tele practice. Okay, so I'd like to show you some resources that we use. So एक website है called Boom Learning. So these are my personal favorites. आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं एंड एक्सप्लोर कीजिए। यहाँ पे बहुत सारी रिसोर्सेस हैं, आपको कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाना हो यू कैन गो हियर। इंटरैक्टिव वेबसाइट है, छोटी छोटी एक्सरसाइजेस हैं, आप अपने स्टूडेंट को माउस कंट्रोल दे सकते हैं जूम पे एंड द स्टूडेंट कैन कंट्रोल एंड यूज ऑल दीज रिसोर्सेज। सो आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं एंड स्टूडेंट कमांड फॉलो कर सकता है। So this is one website. The other one is called Twinkle. This is very, very nice. Does anybody know about these websites in the audience? Can anybody respond through chat? आपने ये resources पहले देखे हैं? No? No, ma'am. All right. So I would recommend कि आप इस सेशन के बाद immediately जाइए, आप वेबसाइट्स खोल के देखिए and you will be mind blown. You have resources in Hindi, you have resources in Marathi. Twinkle is very, very nice. And ये subscriptions इतने ज़्यादा costly भी नहीं है। जैसे अगर institute एक subscription लेता है, then all the teachers can use. So it's not much. It might be around maybe 1,000, 2,000 for an entire year. जितना हम अपने Netflix and Amazon Prime पे खर्चा करते हैं, it's maybe almost the same or maybe a little lesser than that. So I would request you to go and look at them. Then there's another website called Storyweaver, जहां आपको reading material मिलता है in all languages across all reading levels. So starting from 50 words के stories से लेके almost 3,000 2,000 words तक के stories आपको यहाँ मिल जाएंगे और हर Indian languages में with pictures आपको मिल जाएंगे. So this is another resource you can use. And then there's something called live worksheets. So live worksheets आपको बहुत सारी websites हैं, online आपको मिल जाएंगी. You can use live worksheets. And simple, मान लीजिए कि आपको वेब रिसोर्सेस यूज करने में बहुत दिक्कत हो रही है. The simplest thing. Yes sir. एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए मैं आपसे थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा. मैं कहना चाहूंगा पार्टिसिपेंट्स से कि देखिए कोई स्क्रैच कर रहा है तो अपने, अगर आपके ऑटोमेटिक स्क्रैच हो रहा है तो प्लीज ना करें या देख लें कि ना हो. आपको खुद ही स्क्रीन पे विजुअलाइज हो रहा होगा कि ये बार बार स्क्रैच हो रहा है, तो ऐसे डिस्ट्रैक्शन होता है. तो ऑनलाइन लर्निंग के कुछ एथिक्स है, उसको फॉलो करिए, हमें बार बार उसको हटाना ना पड़े. ये कौन कर रहा है जरा ध्यान करें. किसकी मोबाइल हो सकता है कि मतलब अनजाने में भी हो रहा हो. कोमल
कोमल जी हमको आपको रिमूव करना पड़ेगा। जी मैम प्लीज, सॉरी टू इंटरप्ट। नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो सबसे आसान तरीका है एक पीपीटी यूज करने का। आप इसमें एनिमेशन जोड़ के थोड़ा अपने क्लास के कंटेंट को इंटरैक्टिव बना सकते हैं। सो जैसे मैंने ये एक अपने हियरिंग इम्पेयर्ड पेशेंट के लिए बनाया था। दिस इज टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस एंड अ लिटिल बिट ऑफ साइट वर्ड रीडिंग। सो आप वर्ड्स भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पिक्चर्स भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एंड एक्शन भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो क्लोज योर, you can't really put pictures for close and your, but eyes you can put a picture. So अगर मैं command देती हूँ close your eyes, so I make a slide like this. I use this for intellectual disability, I use this for autism. Similarly, raise your hand. So simple PPTs. Show your tongue. Otherwise visual attention आपने सुना होगा. So just make a grid of alphabets. आपको केवल instruction इतना देना है कि सर्कल ऑल द एस। अब आप इस टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा सकते हैं। सर्कल ऑल एस जो सी के बाद आते हैं, सर्कल ऑल एस जिसके बाद बी आता है। सो यू कैन इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर इंस्ट्रक्शन, बट कंटेंट आपका सेम रह जाता है। सेम थिंग इन शेप्स आप कर सकते हैं, सेम डिफरेंट टास्क। ये सारे मतलब मुझे इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि बेसिक जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं, जैसे अटेंशन है, मेमोरी है, ये हमारे फील्ड में और आपके फील्ड में कॉमन है। सो मैं कुछ उसी के एग्जांपल्स आपको प्रेजेंट कर रही हूँ। सो आई शो दिस स्लाइड, आई आस्क आर द टू सेम, आर द टू डिफरेंट? सो सेम एंड डिफरेंट आप कर सकते हैं। दिस इज अगेन फॉर इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग, शेप्स, कलर्स. So I will say join all the triangles, join big triangle to small triangle, join big circle to small triangle. So big, small, color, shapes, ये सारी आप अपने students को सिखा सकते हैं. Then another thing is for memory. So commonly used items. I will show the slide. I'll say what were the two missing items? What were the two missing letters? What were the missing numbers? So these are some snippets from my work. So हम कोशिश करते हैं कि अपने सेशंस में जितनी हम नॉर्मैलिटी ला सके उतनी नॉर्मैलिटी हम लाते हैं. सो सेशन प्रेयर के साथ स्टार्ट होता है, प्रेयर के साथ एंड होता है. ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, दिस इज फ्रॉम जन्माष्टमी. सो द चिल्ड्रन हैव ड्रेस्ड अप लाइक कृष्णा. सो दिस इज फॉर वेरी स्मॉल चिल्ड्रन. मेरे कहने का मतलब, मेरा पॉइंट जो मैं को समझाना चाहती हूँ ये है कि ये सारी चीजें ऑनलाइन मेथोडोलॉजी हमने बिलो 5 इयर्स के लिए भी यूज किया है एंड इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर देम व्हेन दे पार्टिसिपेट. हमको बहुत बार ऐसा लगता है कि मे बी ऑनलाइन में यार इतना छोटा बच्चा क्या करेगा, कैसे समझेगा, बट इट्स नॉट द केस, क्योंकि हमारे बच्चे हमेशा अपने केयर गिवर्स के साथ ही सेशंस अटेंड करते हैं. एंड बिलो 5 इयर्स का हमारा ये टास्क रहता है कि ऑनलाइन मोड होता है बट हम हैंड्स ऑन एक्टिविटीज कराते हैं. उनको ऐसा नहीं सिखाया जाता है कि तुम स्क्रीन देखो, ये देखो, वो देखो. इट विल नॉट बी दैट. इट विल बी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज बट आप ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं. बट दिस वर्क्स एंड दीज आर चिल्ड्रन विथ ऑटिज्म जो आप पिक्चर में देख रहे हैं. सो दिस वाज अनदर एक्टिविटी फॉर जन्माष्टमी जहां हमने आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स किया था. सो दिस वाज हमारा गोल ये था कि बच्चा सुन के इंस्ट्रक्शन फॉलो करे. सो दे वर मेकिंग अ हेडबैंड एंड दे आल्सो पेंटेड अ पॉट. सो सिंपल एक्टिविटीज लाइक दैट. एंड जो हमारी प्राइमरी क्लासेस में गेम्स होती हैं, डॉग एंड द बोन, यू नो, पासिंग द मैसेज, इवन ये चीजें आप ऑनलाइन कर सकते हैं. सो गेम वही है बट हमारा फोकस, जैसे यहाँ पे मैंने लर्निंग आउटकम्स लिखे हैं. एंड दिस इज अनदर सजेशन. जब आप ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप जो भी कंटेंट प्रेजेंट करते हैं उसमें आप अपना लर्निंग आउटकम जरूर मेंशन कीजिएगा. जहां मैंने यहाँ लिखा है कि अटेंशन टुवर्ड्स स्पोकन वर्ड्स, इंटरैक्शन विद अदर्स, अंडरस्टैंडिंग रूल्स. तो जब तक पेरेंट ये चीजें नहीं देखेंगे, उनको लगेगा कि यार बच्चे से खिलवा रहे हैं या फिर दे आर डूइंग टाइम पास. सो हमारी एक्टिविटीज इनोवेटिव होती हैं बट वो चीज पेरेंट्स को समझ में आना चाहिए, केयर गिवर्स को समझ में आना चाहिए दैट यू आर यूजिंग डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट रिसोर्सेज बट फॉर द राइट रीजन.
सो मेरा ये सजेशन है कि आपके ऑनलाइन कंटेंट में हमेशा लर्निंग आउटकम्स मेंशन कीजिए, स्पेशली फॉर द पेरेंट्स। या तो ऐसे मेंशन कीजिए या फिर एट द एंड ऑफ योर क्लास पेरेंट्स को बुलाइए, उनको बोलिए कि आज के क्लास में ये चीजें कराई गई थी, दीज वर द एक्टिविटीज एंड दीज वर द गोल्स। सो दिस विल हेल्प अ लॉट। ये आपके रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांग बनाएगा, पेरेंट्स को आप पे विश्वास होगा कि यस माय चाइल्ड इज लर्निंग फ्रॉम दीज ऑनलाइन क्लासेस। देन यहाँ पे मैंने कुछ इंटरैक्टिव वेबसाइट्स भी मेंशन किए हैं, मे बी द ऑर्गेनाइजर्स कैन पास ऑन दिस प्रेजेंटेशन ताकि आप ये चीजें एक्सेस कर सके। सो लेट मी जस्ट शो यू द वेबसाइट्स and then I'm open for questions. I'll just take a minute more. So like this is one of my favorite stories for small children. Okay, this is from Storyweaver. This story is available in almost all languages. So let me just show you. This is a story about a girl called Mia. Market जाती है, उसको hide and seek बहुत पसंद है. So she is giving you a list कि मैं मार्केट में छुपने वाली हूँ. You have to find me and these things for me. So here you can ask the child to memorize the list, and these are all everyday things. Vegetables हमको पता होने ही चाहिए. So then comes this picture जहाँ आपको find out करना है कि चिलीज कहाँ है, टोमेटो कहाँ है, मिया कहाँ छुपी हुई है. You know, these are some interesting stories. And अगर आप इसका language भी देखें, so it's there both in English and Hindi, and it's very very simple language. So this is Storyweaver में आपको ऐसी बहुत सारी stories मिलेंगी जो बहुत interesting है और बच्चे बहुत you know ध्यान से आपको सुनेंगे. So this is the other one called Boom. यहाँ पे मतलब आपकी creativity को टेस्ट करता है ये वेबसाइट कि आप जितना सोचें उतनी रिसोर्सेज यहाँ पे आपको मिल जाएंगी. इट्स लाइक दैट. एंड ट्विंकल इज अनदर रिसोर्स. ये वेबसाइट इज वेरी वेरी नाइस. इसमें आपको हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के लिए प्रिंट आउट मटेरियल भी मिलेगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस मिल जाएंगी. नो बहुत सारी रिसोर्सेज हैं और इंडियन लैंग्वेजेस में भी है. सो दीज थ्री आई वुड से एटलीस्ट फॉर टीचर्स ये बहुत यूजफुल है. सो यू कैन नोट डाउन ऑल ऑफ दीज थ्री. आप जाके एक्सप्लोर कीजिएगा, देन यू विल नो मोर, राइट. एंड या few more things. I will just take another 5 minutes, then I'll be open to questions. So another thing that we usually use is to change our backgrounds, right? So for very very small children, okay, we use something like, if they're exhibiting good behavior, I will say fantastic, you sat down for the entire session, very well done, good answer. Okay, the same thing, बच्चे शैतानी कर रहे हैं, I'm going to say the dino is very sad, you're showing bad behavior. Okay, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत तेज बोलता है एंड टीचर को समझ में नहीं आ रहा है, you can use this saying, if you speak slow, you are going to have smooth speech. If you speak very fast, you're going to have bumpy speech. Bumpy speech टीचर को समझ में नहीं आ रहा है, smooth speech सबको समझ में आ रहा है. If they make a mistake, oops, wrong answer. If they say the right answer, you can reinforce. See, saying very good is all right, but बच्चा पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठा है, so what is it different that you're giving, ताकि वो आपके साथ कोऑपरेट करे, थोड़ा और इंटरेस्ट दिखाए. So this is what makes it interesting, right? And okay, some more things जो मैंने आपको बताया कि ग्रीन स्क्रीन आप यूज कर सकते हैं. So let me show you an activity. I will say, I have some fruits. Okay, let's put them in the basket. Which fruit shall I put in the basket? Let me put grapes. And then I put it in the basket, and it's the same thing. You can also pick it up and show, oh, basket had grapes, it had oranges, it had apples. So you can do this. Similarly, oh, the bear is very, very hungry. Let me give him a fruit. Let's give him orange. So I will say, okay, bear,
eat orange. And then, so ये for primary classes this is quite interesting. So you can use something like this, and बहुत सारे young users यहाँ पे शायद Snapchat use करते हैं. So there's something called a snap camera. Suppose you're teaching any science topics, you can use these resources. Okay, so I go to snap camera. Just give me 1 second. All right, so now I'm in a spacesuit and my background has space. If I talk about planets, the children are going to be more interested. So these are some things. मैंने actually basically Zoom के features ही आपको ज़्यादातर दिखाए हैं, but there are many more things like this. So like I said, creativity की कोई limit नहीं है, and जैसे हम cerebral palsy, mental retardation, इनके लिए इवन ओरोमोटर एक्सरसाइजेस जैसे लिप्स की एक्सरसाइजेस, टंग की एक्सरसाइजेस के लिए भी हम इन रिसोर्सेस को यूज करते हैं. सो मे बी आई एम टीचिंग द चाइल्ड टू ब्लो. ठीक है, ब्लो अगेन, ब्लो हार्ड. So that's how it's going to change, and the child is going to be more interested. So I would request कि आप आज जाके YouTube पे वीडियोस देखिए कि ग्रीन स्क्रीन कैसे यूज कर सकते हैं एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज कैसे यूज कर सकते हैं. आई एम श्योर यू विल फाइंड ग्रेट आइडियाज. ऑलराइट, ओके, सो दैट वाज द कंटेंट दैट आई हैड टू प्रेजेंट. अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज पूछिए. Hello. Hi. Hello. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Mr. Falke from Mumbai. Sure. Suppose लैंग्वेज में मुझे अगर अपडेट करना है, मैं हूँ स्पेशल एजुकेटर. Yes, तो स्पीच थेरेपिस्ट नहीं है. बहुत डिफिकल्टीज हमें आती है, तो हमें ही स्पीच लेना है बच्चों का. तो मुझे अगर मेरा अपडेट करना है स्पीच सर. मतलब आपको कंटेंट अपडेशन की बात कर रही है मैम? आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. क्या है, हमारे स्कूल में स्पीच थेरेपिस्ट नहीं है. नहीं है, ओके. कैलकुलेशन है, वो जो सब है, और उसमें और स्पीच के लिए डीपली क्या करना है बच्चों को, जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स है कुछ है, तो उसमें और क्या चाहिए. स्पेशल एजुकेटर को इतना डीपली नॉलेज नहीं है स्पीच लैंग्वेज का, जितना हमें सिर्फ कोर्स में सीखना या आर्टिकुलेशन कैसे लेना है वो सब में कर. हाँ, और अगर बच्चों में इम्प्रूवमेंट करना है कि बच्चों के जो प्रॉब्लम है तो उसमें डीपली अगर नॉलेज चाहिए तो क्या कर सकते, कुछ अलग कोर्स कर सकते हैं क्या स्पीच लैंग्वेज का? ऐसे कुछ आइडिया है आपको ऐसे? ओके, सो मैम मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपके इंस्टीट्यूट में या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्पीच थेरेपिस्ट नहीं है तो बीइंग अ टीचर आपको बस इतना मॉडिफाई करना है कि बच्चे को कम्युनिकेशन के लिए आप एंकरेज करें. अब बच्चा साइन लैंग्वेज यूज कर रहा है, इशारे यूज कर रहा है, बोल रहा है, लिख रहा है, इस सेकेंडरी. यू नीड नॉट प्रेशराइज द चाइल्ड कि तुमको बोलना ही है, बट आपको केवल कम्युनिकेशन एंकरेज करना है. मतलब बच्चे को अपनी जो भी फीलिंग्स हैं, अपनी नीड्स हैं, उसको किसी भी रूप में बोलना, उसको आप एंकरेज कर सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ अ स्पीच थेरेपिस्ट. दैट शुड बी इनफ. क्योंकि देखिए हमारे जो भी स्पेशल बच्चे हैं, ओके, आई विल से माइल्ड टू मॉडरेट को आप ट्रेन कर सकते हैं. अब मॉडरेट की बाद की जितनी भी कैटेगरीज हैं उनको अगर हमको स्ट्रीमलाइन करना है या फिर उनकी लाइफ्स को हमको इंडिपेंडेंट बनाना है, सो कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट. कम्युनिकेशन मतलब नथिंग, दिस इज जैसे आप मान लीजिए नॉर्मल बच्चा भी जैसे 2 साल का बच्चा, उसको इतना एलैबोरेट लैंग्वेज यूसेज नहीं आता है. सो वो आधा इशारे यूज करता है, आधी लैंग्वेज यूज करता है, बाकी फेशियल एक्सप्रेशंस और ये सब. सो एंकरेज एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम द चाइल्ड. जहां तक कोर्सेज की बात है, मे बी कुछ डिप्लोमास अवेलेबल हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग में. जैसे अभी सर बता रहे थे, जैसे पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, वैसी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, कुछ डिप्लोमास अवेलेबल हैं. आप इंटरेस्टेड हैं तो वो कर सकते हैं. बट
मैंने जो सॉल्यूशन दिया है दैट्स द बेसिक सॉल्यूशन विदाउट एनी रिसोर्सेज व्हिच आर अवेलेबल फॉर यू. So I hope that answers your question. हेलो मैम, गुड आफ्टरनून. Good afternoon. हाँ मैम, मैं वो पूछ रही हूँ, आप जो अपने पीछे स्क्रीन पे वो पिक्चर यूज कर रहे थे, वो किस चीज का यूज करके आप यूज कर रहे थे पिक्चर पीछे? So okay, so this is called a green screen. So मैं just आपको दिखाती हूँ. So मेरे पीछे का बैकग्राउंड एक्चुअली ऐसे दिखता है, and this was the pocket which I was using. So Zoom में आपके ऑप्शंस होते हैं जहां आप अपना बैकग्राउंड बदल सकते हैं. So आप अब चाहे तो बेयर का बैकग्राउंड लगाइए, ठीक है, या फिर बास्केट का बैकग्राउंड लगाइए. पेपा पिग बहुत सारे बच्चों को पसंद होता है, उसका बैकग्राउंड लगाइए. You know, so you can change backgrounds. बस ये पॉकेट की फंक्शनैलिटी इतनी ही है कि you can, you know, place things and take things from it. ओके ओके, थैंक यू मैम. Then anybody else who has any questions? So my main point of this presentation is कि माइंड में कोई आपको डाउट्स नहीं रखने हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कैसे सीखेगा बच्चा, 4 साल का है, 5 साल का है, एनीथिंग लाइक दैट. डू नॉट हैव डाउट्स. जब आप अपने रिसोर्सेस इंप्रूव करेंगे, बच्चा ऑटोमेटिकली आपको ध्यान देने लगेगा. एंड हम एनीवे टेक्निक्स यूज करने में हम माहिर हैं. सो हमारी टेक्निक्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, बट हमको अभी क्लासरूम का सिचुएशन नहीं रहा, आप हैंड्स ऑन कुछ नहीं कर सकते हैं. सो एटलीस्ट ई रिसोर्सेज अगर आप इंप्रूव करेंगे, सो यू नो चिल्ड्रन विल बी मोर अट्रैक्टेड टू दी कंटेंट यू आर प्रेजेंटिंग. आपने 10 मिनट पढ़ा है, 10 मिनट में बच्चा सब कुछ ही सीख जाएगा, या एटलीस्ट उसको रिमोट मेमोरी रह जाएगी कि हाँ ये मैंने कहीं सुना है, ये मैंने कहीं देखा है. सो दैट इज द थिंग. सो रिसोर्सेज दैट यू यूज इज एज इम्पोर्टेंट एज द टेक्निक दैट यू यूज. Any other comments or questions? आप सभी लोग बाहर के रिमोट एरिया में हैं और आपके पास तो ढेर सारे प्रश्न होने चाहिए. अगर ऐसे निष्णांत आपके बीच आ रहे हैं तो आपको पूछना चाहिए कि मैम, हम अगर किसी ऐसे ग्रामीण इलाके में हैं और वहां इंटरनेट नहीं आ रहा है, या हम उस इंटरनेट की स्थिति में पहुंचे, तो हम कैसे इसको कर पाएंगे. पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन, अगर हम एक जगह पे हैं, हम तो एक ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे हो सकता है, एक ऐसा बच्चा है जहाँ जिसके पास ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है, वो कैसे कर सकता है. ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जहाँ आप पूछ सकते हैं. पूछिए अपने अपने प्रश्न. आप सारे लोग तो अलग अलग फील्ड से हैं, पूछिए मैम से इतना सारा क्वेश्चन तो, और मैम के पास इतना ज्ञान है कि आपको आपसे डिस्कस करेंगी, चर्चा करेंगे, आपके जवाब को देंगी वो. या आपके पास कोई अनुभव है कि आपने कभी किया और हम सक्सेस हुए, अपनी सक्सेस स्टोरी भी यहाँ पे शेयर करिए. नाइस सेशन कहने से नहीं चलेगा. एलएस पंड्या जी, आप कुछ कहिए, बताइए कि क्या नाइस सेशन में रहा, तो क्या नाइस सेशन रहा, बताइए, कुछ शेयर करिए, बातें करिए. एनीवे, आई थिंक सर जब आप इनको प्रेजेंटेशन पास ऑन करेंगे और जब ये लिंक्स एक्सप्लोर करेंगे, मे बी दे विल हैव मोर क्वेश्चंस. सो यू आर फ्री टू सेंड मी एन ईमेल. आई विल बी हैप्पी टू हेल्प ऑल ऑफ यू इन एनी वे. इनकी तरफ से मेरा भी प्रश्न था कि इन केस अगर ऐसे एरिया में है जहाँ वो रिमोट एरिया है बिल्कुल, और वहां तक एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो हम ये टेलीथेरेपी को कैसे एक्सेस करवा सकेंगे, उसका कोई सोल्यूशन? यस सर. सो रिमोट एरियाज जैसे एक्चुअली हमारे इंस्टीट्यूट से बहुत रिमोट एरियाज में भी हमने कैंप्स किए हुए हैं. सो राइट फ्रॉम लक्षद्वीप टू अंडमान आइलैंड्स
to one place in Gujarat that I remember near Baroda called Mota Fofalia. I'm not sure कि मैंने नाम प्रोनाउंस सही किया है कि नहीं. So रूरल एरियाज में हम लोगों ने कैंप्स किए हैं एंड ग्राउंड रियलिटी पता है. सो सिंपल सोल्यूशन ये है सर कि आप रिकॉर्डेड सेशंस पास ऑन कीजिए इन रिमोट एरियाज. सो इंस्ट्रक्शंस आप रिकॉर्ड करके, बट बिफोर दैट थोड़ा सा आपको पेरेंट्स को ट्रेन करना पड़ेगा. दैट गोस अनसेड. पेरेंट्स ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट. आप पेरेंट्स को ट्रेन कीजिए, उनको समझ में आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और कैसे सिखा रहे हैं. वो नॉलेज के बिना पेरेंट्स को मतलब वो एक एक्सरसाइज की तरह हो जाएगा, बट नॉट लाइक टीचिंग. सो रिकॉर्डेड सेशंस इज अ वेरी गुड वे टू डील विद दीज प्रॉब्लम्स इन रिमोट एरियाज. ऑफ कोर्स अभी मतलब आने वाले सालों में इंटरनेट की फैसिलिटीज और ये सब कुछ अच्छी होने वाली हैं, बट तब तक रिकॉर्डेड सेशंस हम यूज कर सकते. मैम अगर जैसे कुछ स्कूल्स हैं, वो स्कूल्स फिजिकल में तो कर पा रहे हैं, और जैसा कि किसी ने बताया मुंबई से कोई टीचर है और उनके पास ऐसे फैसिलिटी नहीं है. मेरे यहाँ तो है, हमारे यहाँ तो स्पीच थेरेपिस्ट भी हमने, हमारा उसका पूरा एक हब है और ऑडियोलॉजिस्ट, परमानेंट ऑडियोलॉजिस्ट है. ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं सपोर्ट मांगने के लिए कि हमारा एक ऐसी जगह पे हमने ऐसा सेंटर खोला हुआ है और हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हमें स्पीच थेरेपिस्ट मिल जाए और हमें ऑडियोलॉजिस्ट मिल जाए. तो ऑडियोलॉजिस्ट की तो बात है, उसको फिजिकल आकर के ही और उसकी ऑडियोमेट्री करनी पड़ेगी, और बिना फिजिकल के तो नहीं हो सकता है. थेरेपी हो सकती है. तो ऐसी थेरेपी पे हम या उनको कैसे ये चीजें प्रोवाइड करवा सकते हैं, उसके लिए कितने प्रोफेशनल्स हैं और कितने रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स हैं जिनको की अप्रोच किया जा सकता है, और अप्रोच करने के लिए क्या तरीके हैं, कुछ ऐसा कोई ऐसा एसोसिएशन है, बन रहा है या बनने की संभावना दिख रही है? सो सर स्पीच थेरेपिस्ट एंड ऑडियोलॉजिस्ट के लिए इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है कॉल्ड द इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, ईशा. इट्स कॉल्ड ISHK, ईशा. सो ईशा में ऑलमोस्ट अबाउट 4,000 to 5,000 रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स हैं. आप वेबसाइट पे जाके मतलब आपको सारे रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स की एक डायरेक्टरी मिल जाएगी कि कौन कहाँ बेस्ड है, विच स्टेट, एंड उनकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं. सो ईमेल आईडी, फोन नंबर्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल. या तो आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर सी दीज काइंड ऑफ प्रोग्राम्स जैसे आज जो आपने वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है, दीज आर वेरी वेरी गुड प्लेटफॉर्म्स. की क्योंकि एक प्लेटफॉर्म में बहुत फील्ड्स के लोग आके जुड़ रहे हैं. ऑडियंस में भी फ्रॉम वन ग्रुप, बट स्पीकर्स बहुत सारे हैं. सो दीज प्लेटफॉर्म्स आर वेरी नाइस टू कनेक्ट पीपल अक्रॉस प्रोफेशंस. एंड जितना तक स्पीच थेरेपिस्ट की बात है, एक्चुअली देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल अवेलेबल, बट अगेन मे बी बिकॉज ऑफ कोविड आपको फिजिकली आके थेरेपी देने वाले शायद इतने ना मिल पाए. बट इफ यू अप्रोच कि मैम आप ऑनलाइन सेशंस दीजिए, या फिर आप हमको ट्रेन कीजिए, हम आपका वर्क कैरी फॉरवर्ड करेंगे, या फिर आप हमारे पेरेंट्स को ट्रेन कीजिए, मंथली वंस वी विल कम बैक and we'll have another session. So these solutions will work out. So chat में किसी ने पूछा है कि मैम can you tell us what challenges you faced to provide speech for intellectual disabilities and how you overcame. So for autism and for intellectual disabilities आपको बहुत सारी hands on activities करनी है, बहुत सारा visual material use करना है. So that is when they are going to succeed. अगर आपने इवन नॉर्मल बच्चों में भी ऐसा ही है, लाइक आप मोस्टली देखिए, आप किसी को बोलेंगे कि क्या आंसर है, क्या आंसर है, क्या आंसर है, द चाइल्ड विल नॉट रिस्पॉन्ड, क्योंकि उसको आंसर पता ही नहीं. आप उसको 2 ऑप्शन दीजिए, आप बोलिए ये सही है या ये सही है, एटलीस्ट वो कुछ आंसर देगा, भले ही सही है भले ही गलत है. द सेम थिंग आप पिक्चर्स में दीजिए, उसका कॉन्सेप्ट और इम्प्रूव होगा, वो पॉइंट करके आंसर करेगा. सो आपको विजुअल मटेरियल यूज करना है, क्वेश्चंस कभी भी नहीं रिपीट करने हैं, बल्कि आपको चॉइसेस देनी है कि आंसर बताओ. सो सम स्ट्रेटजीज लाइक दिस, दे वर्क विथ ऑटिज्म, दे वर्क विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. एंड द फोकस इज कि आप कभी भी किसी को ऐसा प्रेशराइज नहीं करेंगे कि नहीं तुमको बोलना ही है. दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच. इज पॉइंटिंग, ओके, स्पीच इज इंपॉर्टेंट बट कम्युनिकेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. तो पॉइंटिंग हो गया, मतलब एनीथिंग लाइक दैट, किसी भी तरीके से बच्चे को आंसर करना है या फिर अपनी बात बतानी है.
So that kind of an attitude we all must develop. फाल्गुनी रावल जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? क्या कोई आपके प्रश्न है आपकी तरफ से? मैं प्रश्न पूछूं? जी नमस्ते मैम, नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम फाल्गुनी है और मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ। मेरा एक सवाल है मैम, आपने जो बहुत सारी एप्लीकेशन के बारे में बताया, ये बहुत ही अच्छा लगा देख के और बहुत ज्ञान बढ़ा उससे। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसे बच्चों के खास करके बहुत सी जगह जानते हैं कि ऐसे बच्चे हैं, पर उनके जो पेरेंट्स है, खास करके मम्मी, तो वो या तो डिप्रेशन में रहती है या कुछ घरेलू प्रॉब्लम होते हैं, उनको उनके पास सब सुविधा होती है, इसके बावजूद भी वो बच्चों को हम लोग के पास लाती नहीं है, चाहे हम लोग को बुलाती नहीं है। तो क्या कोई ऐसी एप्लीकेशन या ऐसा कुछ जरिया है जिनसे हम उनको और कन्विंस करवा सके ऐसे पेरेंट्स को, कि उनका कोई ट्रेनिंग कर सके, उनको ये समझा सके कि ये आपके बच्चे के लिए ये बहुत जरूरी है एजुकेशन। I understand, ma'am. So, ma'am, जो आपने पॉइंट उठाया है, it's actually ग्राउंड रियलिटी की चीज है. So, it's not just with the mothers of children with disabilities, but ये सारी इंडियन हाउसवाइफ्स की कहानी है. Yes, so ma'am. That's to sum it up. So, ma'am, the best thing is, देखिए, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, आपको सबसे पहले रिकॉर्ड्स रखने हैं कि बच्चा किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है. वीडियोस आप कीजिए कि फर्स्ट सेशन में कैसा था, थर्ड सेशन में कैसा है, 10th सेशन में कैसा है. देखिए आजकल सारी दुनिया ना वीडियो पे जाती है. आप देखिए, आपको व्हाट्सएप पे जो भी आता है, कोई भी वीडियो आता है, योर फर्स्ट रिएक्शन इज कि ओ दिस इज ट्रू. सो व्हाट वी सी वी बिलीव, राइट? एंड दैट इज द बेस्ट वे टू टीच समबडी और पास ऑन इंफॉर्मेशन. वीडियो रिकॉर्डिंग्स बनाइए, उसको स्टोर कीजिए, सक्सेस स्टोरीज अपने वेबसाइट्स पे पब्लिश कीजिए, या फिर जहां आपका जो भी क्लिनिक होगा, वेटिंग एरिया में आप सक्सेस स्टोरीज का वीडियो प्ले कीजिए. व्हेन पीपल कम दे सी कि नो एक्चुअली ऐसा हो रहा है, चिल्ड्रन आर इम्प्रूविंग, जब देखते हैं देन यू नो दे विल ऑटोमेटिकली गेट कन्विंस्ड. कोई नेबर ने देखा कि अरे वहां तो ऐसे वीडियो में ऐसा दिखाया था कि फर्स्ट सेशन और 10th सेशन में ही इतना डिफरेंस आया है, व्हाई डोंट यू ट्राई? सो वर्ड ऑफ द माउथ इज अ वेरी पावरफुल टूल. वर्ड ऑफ द माउथ तभी बढ़ेगा जब आप अपनी अच्छी पब्लिसिटी कर रहे हैं और आप प्रूफ दिखा रहे हैं कि हमने ये काम किया है और इसका ये रिजल्ट. सो दैट्स द बेसिक थिंग इन एनी थेरेपी. आपको डॉक्यूमेंट करना है. हम डॉक्यूमेंट अपने ऑफिस के लिए करते हैं, पर हमको डॉक्यूमेंट अपने पेशेंट्स के लिए भी करना है. ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच. मैम थोड़ा सा प्रकाश डालिए, ये बताइए कि जैसे एक स्पीच थेरेपी का कोर्स DHLS है, जहाँ पे कि उसको लेकर के DHLS करके और स्पीच थेरेपी कराया जा सकता है. इवन उसमें ऑडियोमेट्री भी करना सिखाया जाता है. दूसरा पैरेलल एक कोर्स है ऑडिटिव वर्बल थेरेपी, PGD-AVT. इन दोनों कोर्स को करने के बाद अगर कॉकली इम्प्लांट कोई बच्चा है, कॉकली इम्प्लांटेशन होता है बच्चे का, तो इन दोनों में से किसकी कितनी मतलब रोल है, कितना किसका रोल है, कितना किसका रोल है, ये ऑडियंस मेरे जानना चाहते हैं इसके बारे में. कि बात होती है कि इनको कहा जाता है, इनके बच्चे इनको कहीं मिलते हैं कि हमने कॉकली इम्प्लांट कराया है, किसकी तरफ से जाए, तो गवर्नमेंट की तरफ से एक जो है स्पीच थेरेपी को अपॉइंट कर देते हैं, जबकि होना चाहिए ऑडिटिव वर्बल थेरेपिस्ट की आवश्यकता होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो सुनाना है, उस बच्चे को सुनना आना है, ये होना चाहिए. तो ये कंफ्यूजन इन लोगों के बीच में है कि जो DHLS है उसकी इंपॉर्टेंस है या फिर ऑडिटरी वर्बल थेरेपिस्ट उसकी इंपॉर्टेंस है, और ये अवेलेबल कितना है इसको पूरा करने के लिए. सो सर, ऑडिटरी वर्बल थेरेपिस्ट्स मतलब दे आर बेटर फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट, चाहे कॉकलियर इम्प्लांट वाले बच्चे हों या फिर हियरिंग एड यूजर्स हों. AVT थेरेपी थोड़ा सा अपर हैंड पे है, क्योंकि उनका जो कोर्स वो करते हैं इट्स एक्सक्लूसिवली फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड. जबकि DHLS में आपको सारे डिसेबिलिटीज का एक समरी एक 10 मंथ के कोर्स में फिट करने की कोशिश की जाती है. सो वहां पे मे बी उनका एक्सपर्टीज इतना बेटर ना हो जितना AVT थेरेपिस्ट का होता है. अवेलेबिलिटी के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है, बट AYJ NIHH कॉलेजेस में, सारे कॉलेजेस में AVT की कोर्स अवेलेबल है.
आई थिंक DHLS कोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल। बट अगर मतलब आपको ये जानकारी किसी को देनी है कि इन दोनों में से मैं क्या चूज करूं, देन अगर कॉकलियर इम्प्लांट यूजर्स हैं या फिर हियरिंग एड यूजर्स हैं, आप उनको ABT के लिए रेकमेंड कर सकते हैं। अनदर पॉइंट इन दिस इज जो मॉडरेट सिवियर हियरिंग लॉस के स्टूडेंट्स हैं, जो हियरिंग एड से बेनिफिट कर रहे हैं, उनको आप ABT रेकमेंड कीजिए। जो सिवियर केसेस हैं जिनके लिए स्पीच डेवलपमेंट थोड़ा मुश्किल लग रहा है या फिर जो लेट आइडेंटिफिकेशन हुए हैं, उनको आप स्पीच थेरेपी या फिर साइन लैंग्वेज के लिए आप रेकमेंड कर सकते हैं। इसमें ये देखा जाता है कि अक्सर जो लिटिल मतलब बोलते हैं ना कि थोड़ा ज्ञान है वो मतलब खतरे वाला ज्ञान होता है। तो DHLS में आपने कहा 10 महीने का कोर्स होता है और 10 महीना भी नहीं जाते हैं लोग, क्योंकि ये दोनों कोर्सेज ABT हो चाहे वो DHLS हो, दोनों कोर्सेज हैंड्स ऑन पे हैं और प्रैक्टिकली है, बिना प्रैक्टिकल किए, और इनको प्रैक्टिकल ही करना है, वहाँ बच्चों को थेरेपी ही सिखाना है। तो ऐसे लोग जो आते हैं बिना ट्रेनिंग लिए हुए या सर्टिफिकेट लेकर के आ जाते हैं, और कुछ तो ऐसे भी प्रैक्टिशनर हैं जो जिनके पास कोई भी ट्रेनिंग नहीं है और वो जैसे डॉक्टर की तरह कंपाउंडर होते हैं, कंपाउंडर की तरह ये भी आ जाते हैं, उनके साथ में सहायक होते हैं और वो अपना थोड़ा बहुत फ्लैश कार्ड और मटेरियल ले लेते हैं, बोलते हैं हम सिखा रहे हैं, करा रहे हैं, पर उसकी टेक्निक क्या है? दैट इज द थिंग। सो जो मैं आपको बता रही थी कि आपको हमेशा वीडियो रिकॉर्ड्स रखनी चाहिए। सो ये ट्रेनिंग का भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन सकता है। मान लीजिए किसी की ना किसी डिपार्टमेंट में पोस्टिंग लगी है, उस टाइम पे कोई पेशेंट आया नहीं, अब उस बच्चे को उस डिपार्टमेंट से लर्निंग उसकी कम रह जाएगी। सो अगेन व्हेन ही पासेस आउट, एप्लीकेशन उस एरिया में उसका वीक रह जाएगा। सो व्हेन यू हैव दीज पेशेंट रिकॉर्डिंग्स, आप ट्रेनिंग जब आप अच्छा मतलब ट्रेनिंग लेवल पे जब आप फैसिलिटीज और स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करेंगे, आउटकम इंप्रूव होगा। सो दैट इज समथिंग दैट प्रोबेबली, जैसे आपका इंस्टीट्यूट है ना, यू हैव सो मेनी पीपल, यू हैव सो मेनी स्टूडेंट्स, सो मच वर्कफोर्स, सो दीज इनिशिएटिव्स कैन हेल्प improve standards. सर एक और ऐसे Yes, आया है, डिस्कशन ही करना है हमें, और इस डिस्कशन के माध्यम से बहुत सारी बातें हमारे व्यूअर्स तक, हमारे पार्टिसिपेंट्स तक पहुंचेंगी। आप तो इससे इस फील्ड से अपने BSLP और शायद MSLP भी करा हुआ है आपने, तो कुछ लोगों के बीच में ये भ्रांतियां हैं जिसको मतलब हम मिथ कहें या मिसकॉन्सेप्शन कहें कि, और जो बच्चे हैं, डेफ बच्चे हैं, वो भी अक्सर आकर के कहते हैं, जो साइन वाले हैं, जो टोटली है, उनके अंदर में है कि बच्चे अगर हम उनको ऑपरेशन करवाते हैं, कॉकलियर इम्प्लांट करवाते हैं, तो कुछ बच्चे जो है उनका डेथ हो जाता है। कॉकलियर इम्प्लांट करके उनको त्रास क्यों देना, उनको परेशान क्यों करना, उनको ट्रबल क्यों करना, उनको ऐसे ही क्यों नहीं साइंस सिखाना। तो ये जो मिथ है या बच्चों के अंदर में जो खास तौर से हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, जो कैपिटल D वाले, जो डेफ हैं, डेफ कम्युनिटी वाले लोग हैं, उनके अंदर में जो ये भ्रांति आई हुई है, ये कैसे आई हुई है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है? सो एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपको वेस्टर्न कंट्रीज का एक एग्जांपल बताना चाहूंगी। आप बिलीव नहीं करेंगे, यूके में अगर 90 साल का एक आदमी आके गवर्नमेंट से बोलता है कि अभी मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, वो मेरे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मेरी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे कॉकलियर इम्प्लांट चाहिए, गवर्नमेंट ग्रांट देगा कि इसकी कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी कराइए, इनका क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा होना चाहिए। उनके डफ कम्युनिटीज इतने स्ट्रांग है, वो बोलते हैं कि वी आर प्राउड ऑफ आवर जीन्स, हम जैसे पैदा हुए हैं हमको ऐसे ही रहना है। सो यू नो वी आर एक्सेप्टिंग आवर डेफनेस। सो ऐसा एटीट्यूड भी अक्रॉस द वर्ल्ड आया हुआ है। जहां तक हमारे कंट्री की बात है, तो देखिए हमारी कंट्री में थोड़ा मतलब एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम है आज भी। देखिए अगर मतलब नॉर्मल एक क्लासरूम सिचुएशन में आपको बताती हूँ, एक बच्चा अगले दिन चश्मा लगा के भी आ गया, उसको पूरी क्लास चिढ़ाएगी चश्मिश चश्मिश। सो हमारी कंट्री में भी एक्सेप्टेंस की काफी कमी है। सो मे बी इन द फ्यूचर विथ मोर अवेयरनेस प्रोग्राम्स, या फिर जब हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी हो जाएंगी, हमारी सोसाइटी भी शायद बदलेगी। बट एज सच अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन आप पूछें, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि इट्स अप टू द फैमिली टू डिसाइड एंड अप टू द इंडिविजुअल टू डिसाइड।
यही है कि कुछ फैक्टर्स हमको कंसिडर करने चाहिए कि अगर बच्चा काफी यंग है तो आप कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी रेकमेंड कीजिए, क्योंकि उस एज में उस बच्चे को वो बेनिफिट करेगा। बच्चा 7 साल का है, 5 साल का है, उस टाइम पे आप उसको हियरिंग एड रेकमेंड कीजिए। मतलब जो हमारी रिसर्च से जितनी भी फाइंडिंग्स निकली है उसी के बेसिस पे हमको रेफरेंस देने हैं, उसी के बेसिस पे हमको पेरेंट्स और केयर गिवर्स को जानकारी देनी है। बाकी एक्सेप्टेंस, आई थिंक बहुत लंबी जर्नी हमारी बाकी है हमारी सोसाइटी की टू रीच दैट लेवल कि हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करें। हाँ मैम, मेरे स्कूल में जहाँ मेरा जो मेरी संस्था है केएल इंस्टीट्यूट, इस केएल इंस्टीट्यूट में लगभग 350 बच्चे पढ़ते हैं। और प्री प्राइमरी से ही बच्चों का एडमिशन यहाँ पे दिलवाते हैं। हमारी जो संस्था है उस हिसाब से काम करती है। टीचर्स हमारे बहुत ही डेडिकेटेड हैं और संस्था ये कोशिश करती है एक एक हियरिंग एड, कॉस्टली हियरिंग एड बीटी बच्चों को अपनी तरफ से देती है, और एक एक हियरिंग एड जो है वो डोनेशन की तरफ से उनको दिया जाता है। जो अपनी तरफ से दिया जाता है उसमें बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट उनसे लिया जाता है। 1000 रुपए का एक टोकन मनी, पूरे साल का 1000 रुपए का एक टोकन मनी उनसे लिया जाता है। बाकी वो भी जब जरूरत लगती है वो भी उनको वापस कर दिया जाता है बच्चों को। तो ऐसे दिया जाता है। और देने के साथ साथ में प्री प्राइमरी से लेकर के 8वीं तक टीचर्स हमारे लगातार ये कोशिश करते हैं कि उनको बोलना सिखाया जाए। और आपको बताना मुझे बहुत हर्ष होगा कि बच्चे जब आगे जाते हैं ना तो 6वीं 7वीं 8वीं में जब बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि इतना अच्छा बोल सकता है ये। बोलते हैं, वो हमारी बातों को एक्वायर भी करते हैं। तो ये सब जो है वो कहीं न कहीं हमारे टीचर्स का और सोसाइटी का, इवन पेरेंट्स का भी जो एक मिला जुला कोलैबोरेशन है, उस कोलैबोरेशन से ही आगे बढ़ता है। तो ऐसे सब लोग हैं कि हाँ नहीं, इससे नहीं कोई फायदा होगा, नहीं होगा, तो ये मिसकॉन्सेप्शन है। हमें इस चीज को, इस एटीट्यूड को दूर करना चाहिए। हाँ, आपने कहा कि जो बच्चे बिल्कुल जो जिनको एक्सेप्टेंस नहीं है या जो नहीं चाहते हैं कि हमें इम्प्लांट कराना ही है, कोई बात नहीं है। अगर वो साइन लैंग्वेज, उनके पास एक अल्टरनेट ऑप्शन है बाइलिंगुअलिज्म, तो वो उसको लेकर के प्रमोट करें जिसको जरूरत है। हाँ, बच्चे को, उसके पास, हमें भी लगता है कि बच्चा बोल सकता है, इसके अंदर में पोटेंशियलिटी है, तो कॉक्लियर इम्प्लांट के ऑप्शंस उनके लिए भी है। बट दोनों के अंदर में कंफ्यूजन फैलाना कि ये बेकार है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, दोनों को अपनी अपनी जगह पे एक्सप्लेन करना जरूरी है। कम्युनिटी में अवेयरनेस फैलाना जरूरी है। और हमारा स्कूल तो इस तरह से इन दोनों को लेकर के, जब हम बात करते हैं कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं हमारा जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी है, वहां पे हम बोलना बिल्कुल नहीं कराते हैं, क्योंकि वहां पे लिटरेचर इतना काफी है कि हम बोल करके उतना उनको नहीं पढ़ा पाएंगे, तो उनको साइन यूज कराते हैं। आप देख पा रहे हैं हमारे यहाँ एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर है, वो साथ में राइट। और कैमरा मैम की तरफ हमारे साथ में है हर्षा मैम, थोड़े अपने ओपिनियन शेयर करेंगे कि ये बच्चों को कैसे बोलना सिखाते हैं, थोड़ा शेयर करेंगे। जैसे हम स्पीच थेरेपिस्ट तो है नहीं, हम टीचर्स ही हैं, पर जब बच्चा आता है तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो स्पीच उसकी डेवलप हो। जब वो नर्सरी में आता है तब से वो हम लगातार प्रयत्न करते हैं। फिर बच्चों का खुद का ऐसा हो जाता है, जो बच्चे की स्पीच डेवलप होती है उसको हेयरिंग एड पहनना अच्छा लगता है, उसको बोलना अच्छा लगता है, वो कोऑपरेट भी करता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वो उसको पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ती है। फिर हमारा हॉस्टल भी है, तो जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो घर से जो सीख के आते हैं वो भी फिर बोलना उसका बंद हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चा है वो आगे जाके ऐसा कहता है, जब वो 7वीं 8वीं कक्षा में आता है तो बोलता है कि मुझे अभी वो हियरिंग एड अच्छा नहीं लगता, अभी मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता। फिर इसकी कम्युनिटी बन जाती है, डेफ कम्युनिटी। तो वो अभी तो नया जमाना है, सब वो वेब कैमरा लेके सब वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो ये अभी माहौल ऐसा बनता जा रहा है कि जो बच्चे की स्पीच इतनी डेवलप नहीं हुई है, या कभी कभी तो होता है कि अच्छी डेवलप हुई है, पर वो ये जो कम्युनिटी के लोग बन रहे हैं, उसकी खुद की कम्युनिटी बना रहे हैं, उसके साथ जुड़ के वो बोल रहे हैं कि अभी हमें हेयरिंग एड नहीं पहनना, और कॉक्लियर इम्प्लांट का तो बात ही नहीं करनी है। फिर हमें साइन लैंग्वेज में ही बात करनी है, आप हमें बोलना मत सिखाओ, हेयरिंग एड पहनने के लिए मत कहो। तो ऐसा होते फिर हमारे यहाँ हमने ऐसा कर दिया है कि जो 9वीं कक्षा से आगे बच्चे पढ़ते हैं तो उसको हम सिर्फ साइन लैंग्वेज पढ़ाते हैं। ऐसा आई थिंक मे बी समवेयर, मतलब ये चीज हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम अपना खुद का भी एग्जाम्पल लेते हैं तो किसी को भी मुश्किल काम करना पसंद नहीं होगा, हम कुछ भी करके उस काम से एस्केप करना ही चाहेंगे।
So I think somewhere we can justify it, but ऐसे में हम क्लियरली नहीं बता पाएंगे कि ये सही प्रैक्टिस है या फिर ये गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि इंडिविजुअल चॉइसेस का अभी बहुत इंपॉर्टेंस आने लगा है फॉर एनी ट्रीटमेंट, कंसेंट और इन सब चीजों की जब बातें मतलब बढ़ने लगी हैं, देन आवर अप्रोच ऑफ रिकमेंडेशंस को भी हमको थोड़ा सा शायद बदलना पड़ेगा। Thank you, ma'am. हमारे बीच सोम उपस्थित हैं। सोम, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? सोम? जी सर। हाँ, अपना कैमरा ऑन करके कुछ इंटरैक्ट करिए। Just 1 second, sir. मुझे लगा speaker. सोम जी काफी व्यस्त रहते हैं, इनको और भी सारे काम रहते हैं, तो व्यस्तता में बोलिए सोम जी, ऐसे ही बिना उसके ही कैमरे के ही बोलिए। सर मैं आवाज जो डिस्कस किया कि एक जो प्रेजेंटेशन बहुत ही इफेक्टिव था और बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन इसमें मैडम ने कही है, जैसे जो रिसोर्सेज हैं जो बहुत ही आई थिंक मुझे नहीं लग रहा है कि मिनिमम से हार्डली 10% लोग यूज कर पाते हैं इस तरह के रिसोर्सेज, और अवेयरनेस की कमी है कि कहाँ से ये रिसोर्सेज मिलेंगे और किस तरह से मिलेंगे। कोई एक कॉमन प्लेटफॉर्म भी नहीं है कि जहां पर ये सभी रिसोर्सेज जो हमें मिल पाएंगे। बट थोड़े से जैसे मैं अभी एक पहले मैं मैम से ही क्वेश्चन टेक्स्ट में किया था कि चैलेंजेस के बारे में, तो क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार जैसे मैं खुद भी वर्क कर रहा हूँ बच्चों के साथ या ट्रेनिज के साथ, तो पेरेंट्स का ये इशू आता है कि या फिर टीचर का ये इशू आता है आजकल खासकर कि अगर आईडी बच्चा है तो किस तरह से उसको टैकल करना है, या फिर अगर स्पीच, क्योंकि अगर फिजिकली फेस टू फेस हो तो थोड़ा सा स्पीच थेरेपिस्ट के लिए इजी हो जाता है, बट अगर वो घर में है तो घर में उसके बिहेवियर को कंट्रोल करना, कुछ आइडिया तो आपने दे दिए कि किस तरह से अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करता है तो आपको उसको जबरदस्ती नहीं करनी है, बट उसके अलावा भी उनके कि उनके बिहेवियर को भी कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि पेरेंट्स के लिए उसके अलग से ट्रेनिंग दी जाए, किस तरह से उनके क्वेश्चंस होते हैं। अगर थोड़ा सा आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यूजफुल सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए होगा। Thank you for the question, sir. So, ऑटिज्म और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि बच्चे का एक बहुत ही सेट और स्ट्रक्चर्ड रूटीन होना चाहिए। जब बच्चे का रूटीन सेट होता है तो उसकी अदर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स काफी हद तक एग्जिबिट नहीं हो पाती हैं, या फिर अगर होती भी हैं तो वो ग्रेजुअली कंट्रोल हो जाती हैं। उसके अलावा आप इस एक सेट रूटीन से एवरीडे लाइफ को आप थोड़ा सा इजी बना सकते हैं। अभी देखिए जैसे यंग मदर्स की भी यही प्रॉब्लम होती है कि बच्चा नहीं सो रहा है, बच्चा अभी मतलब उसने अभी चलना सीखा है तो बहुत ज्यादा खेल रहा है, वो कम सोने लगा है, तो अब मुझे दिक्कत हो रही है कि बच्चा नहीं सो रहा है तो मैं नहीं सो पा रही हूँ। देन अगेन दैट सर्कल ऑफ बर्डन वो फिर से स्टार्ट हो जाता है कि मम्मी को टाइम नहीं मिल रहा है बच्चे को सिखाने के लिए, बच्चा फ्री घूम रहा है, उसकी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, देन अगेन मदर इज गेटिंग वरीड या फिर उनको परेशानी हो रही है, अगेन दैट सर्कल कीप्स कंटिन्यूइंग। सो उनका रूटीन सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो विजुअल शेड्यूल्स करके तो आपको लिस्ट ऑफ पिक्चर्स मिलेंगे, आपको एक जगह चार्ट लगानी है। जैसे ही बच्चे ने ब्रश किया, टेक हिम टू द चार्ट से ओके अभी हमने ब्रश किया, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू हैव ब्रेकफास्ट, उसको लिख के जाइए, पिक्चर दिखाइए, देन गेट हिम बैक टू द हैव फूड, गो बैक, उसको फिर जाके टिक लगाने के लिए बोलिए कि अब मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है, नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है। आई वुड वांट ऑल दी पार्टिसिपेंट्स टू नोट डाउन दिस टर्म, इसको बोलते हैं विजुअल्स है, मेमोरी कम रहती है। सो बैक टू बैक हमें कभी भी नहीं करना है। विद इन सेशन ऑल्सो, सपोज
मुझे फ्रूट्स का आइडेंटिफिकेशन कराना है, मैंने वो किया, फिर 5 मिनट्स में बी आई विल गिव हिम अ क्रेयॉन टू ड्रॉ, या फिर आई विल लेट हिम प्ले विद द सैंड, फिर मैं उसको अगला एक्टिविटी कराऊंगी, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर अगला एक्टिविटी। आपके 45 मिनट्स का अगर सेशन है तो 10 मिनट्स का, बाकी के 15 मिनट्स आपको 5 मिनट्स का ब्रेक हर एक्टिविटी के बाद देना है। एंड वन मोर थिंग इज सेंसरी एक्टिविटीज आर इम्पोर्टेंट। जैसे अगर आप सैंड प्ले या फिर वाटर प्ले पहले ये कराइए, फिर आप बच्चे को सेशन में बिठाइए, दैट विल रेगुलेट अ लिटिल बिट, या फिर सेंसरी एक्टिविटी को ब्रेक के रूप में आप बच्चे को दीजिए, दैट विल हेल्प। सो आई मीन दीज आर वेरी जनरल गाइडलाइंस। बाकी यूसेज ऑफ हैंड्स ऑन मटेरियल, मल्टी मोडल स्टिमुलेशन, इन सब के बारे में हम पढ़ते ही हैं हम। बट लाइक आई सेड, देखिए हम लोग केवल 1 घंटा जुड़ते हैं बच्चे से, लेकिन पेरेंट्स ऑलमोस्ट 24 आवर्स बच्चे के साथ ही रहते हैं। सो घर का जो बिहेवियर है उसको रेगुलेट करने के लिए एक डिसिप्लिन रूटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। मतलब वो हेल्प करेगा बच्चों को कि प्रेडिक्ट करने के लिए कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। सो दैट शेड्यूल विल हेल्प प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर। मदर विल आल्सो हैव टाइम, वो भी अपनी एक्टिविटीज प्लान कर सकती हैं, बच्चा भी अपनी अपनी एक्टिविटीज करता रहेगा। सो द एंटायर हाउस इज मोर इन पीस विथ अ सेट schedule. So does that help? Yeah. Definitely, madam. बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि तो पेरेंट्स को भी और सभी को कि हमें किस तरह से ये सिस्टमाइजेशन करना है। अगर हम देखें करंट सिनेरियो में धीरे धीरे जिस तरह से अगर नेशनल पॉलिसी एजुकेशन की बात भी करें, तो अभी ये नहीं कि हमारा स्पेशलाइजेशन अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट है, अगर हमारा विजुअलाइजेशन इम्पेयरमेंट है, तो हम किसी एक बच्चे को ही पर्टिकुलर ट्रीट करेंगे, उसके अलावा नहीं। बट हमें मल्टीपल या मल्टी डिसिप्लिनरी पे वर्क करना है। राइट। इसीलिए हमें जरूरी है, एटलीस्ट आई कैन नॉट से कि हमें उसमें पूरी तरह से कूदना चाहिए एग्जांपल के लिए, बट हमें उसमें एटलीस्ट गाइडलाइन दे सकते हैं, हम उनको थोड़ा सा उसके बारे में आउटलाइन बता सकते हैं कि आप इस तरह से कर सकते हैं। तो अगर ज्यादा डिटेल हो तो हम उससे रेफर कर सकते हैं स्पेशलाइजेशन के पास ही। बट ये आउटलाइन हमें पेरेंट्स को बताने के लिए या ट्रेनिंग्स को बताने के लिए कि अदर डिसेबिलिटी के बच्चे हो तो उनको किस तरह से आप टैकल करेंगे स्पीच के लिए या कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो स्पीच के हमारे की पॉइंट्स या गाइडलाइन है वो हमारी कम्युनिकेशन या टीचिंग में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं एक क्लासरूम में। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहता था कि ताकि सभी एक्चुअली बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए हमारी सबसे बड़ी चैलेंज ये होती है कि प्रॉब्लम बिहेवियर को कैसे टैकल करें। जब प्रॉब्लम बिहेवियर कम होता है तभी हम लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ये प्रॉब्लम बिहेवियर की जड़ उनके डेली रूटीन में होती है। अब मतलब हम खुद का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए मैं कंटिन्यूसली 2-3 आवर्स पढ़ रही हूँ, मेरा कल एग्जाम है। नाउ आउट ऑफ बोर्डम आई विल स्क्रैच हेड, आई विल पिंच माई पिंपल्स, मैं कुछ और करूंगी, बुक पे ड्राइंग बनाऊंगी। दीज आर ऑल सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर। सो इन बच्चों में रूटीन के एब्सेंस में प्रॉब्लम बिहेवियर्स, किसी को जाके मारना, इन फॉर्म्स में बाहर आता है। तो उनका मतलब प्रॉब्लम बिहेवियर ज्यादातर घर पे सॉल्व हो सकती है। व्हेन दैट इज सेट राइट, देन प्रोफेशनल्स को इनके साथ काम करने में आसानी होती है। थैंक यू मैम, आपने अपना बहुत ही बढ़िया और एलोबरेटिव तरीके से सारे प्रश्नों के जवाब दिए हैं। लगभग हम आधे घंटे से ऊपर से प्रश्नोत्तरी जो कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, अच्छा लगा। और सारे पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा कि जिस तरह से आपने बेबाकी तरीके से आपने सारे प्रश्नों का जवाब दिया है। तो थैंक यू सो मच। अब यहाँ से हम एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे स्कूल की टीचर हर्षा बेन हमारे साथ में है, तो इनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो आपको वोट ऑफ थैंक्स करें। विमला जय कृष्णा कस्तूरी मैडम, आपने रिसेंट टेक्नोलॉजी एंड टेली रिहेबिलिटेशन सर्विस फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इस टॉपिक पे अपना व्यक्तित्व दिया। आपने लोकल रिसोर्सेज बनाने पे ज्यादा जोर दिया। फिर आपने टेली रिहेबिलिटेशन पर अभी क्यों चर्चा इतनी सारी हो रही है उसके बारे में भी बताया।
आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आपने खुद लोकल लैंग्वेज में ऐप बनाया है वो बताया, फिर आपने थोड़ी हिस्ट्री 1920 से लेके 1990 तक टेक्नोलॉजी का कैसे विस्तार हुआ, फिर इंटरनेट आने के बाद टेक्नोलॉजी में जबरदस्त परिवर्तन आया वह बताया, मेथड्स ऑफ रिहेबिलिटेशन में टेक्नोलॉजी टूल्स एप्स के बारे में बताया। अभी जो थेरेपी के फील्ड में कई सारे इन्वेंशन हुए हैं, जैसे आपने गूगल ग्लोव्स के बारे में बताया, फिर वर्चुअल रियलिटी के बारे में बताया, वो सब अच्छी जानकारी थी। टेली रिहेबिलिटेशन के सेटअप्स कैसे करें वो आपने बताया, फिर हम भविष्य में क्या कर सकते हैं वो आपने बताया, फिर आपने ये बात पे जोर दिया कि बच्चों को ध्यान में रख के उसके लिए प्रोग्राम डिजाइन कीजिए, उसके लिए कुछ वेबसाइट से स्टोरी निकालिए, उसके लिए कुछ एक्सरसाइज दीजिए, और फिर आप उसके लिए सिंपल सा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं वो दिखाया। आपने जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ ऑनलाइन थेरेपी दी वो आपने कहा, वो हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी रहा मैम। ऑनलाइन क्लासेस में पेरेंट्स को इन्वॉल्व किए थे, आप कैसे पूरा सेशन डिजाइन कर सकते हैं, और फिर खुद का एक्सपीरियंस शेयर करते हुए आपने बहुत सारी बातें बताई। तो इससे हमें ऐसा, जब आप अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी तो टीचर्स अपने आप को आपसे जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, फिर उसमें खुद में ये विश्वास आया कि वो खुद टेक्नोलॉजी के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। और आपका क्वेश्चन आंसर सेशन तो मैम बहुत बढ़िया रहा, आपने शायद 35 मिनट तक सबके इतने अच्छे से आंसर दिए, तो आपने इतनी सारी जानकारी दी उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। थैंक यू। Thank you so much to the organizers for the opportunity. Thank you very much. I enjoyed it. थैंक यू मैम, हम दोबारा आपका लाभ लेंगे, दूसरे प्लेटफॉर्म पे जरूर आपको कॉल करेंगे और वहां से आपका लाभ। आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी संस्था की तरफ से, पूरे पार्टिसिपेंट्स की तरफ से आपका बहुत बहुत Thank you, sir. धन्यवाद। Thank you, Thank you, sir. sir. My pleasure. All right, sir. Okay. Thank you so much. हमने यहाँ आपको लिंक शेयर कर दिया हुआ है, सुबह का प्रखर जी का लिंक और अभी का मैम का लिंक, ये दोनों असेसमेंट सीट मैंने असेसमेंट लिंक आपको दे दी हुई है, तो आप सभी लोग वो उसको भर लीजिएगा। और इसके बाद हम मिलेंगे सीधे 1:50 पे, 1:50 पे सारे लोग ज्वाइन हो जाइएगा। जिन लोगों को समस्या आ रही होगी यहाँ पे, जिसका डेटा खत्म हो गया, वो ये ना कहेगा कि मेरा डेटा खत्म हो गया है। डेटा अगर आपका खत्म हो रहा है तो अभी से आपके पास दूसरा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब